दोस्तों, मेरा नाम हीरानाथ है और मैं महाराष्ट्र के पनवेल शहर का रहने वाला हूं। यूं तो मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी में लोगों के पास एक पल की फुर्सत नहीं होती, लेकिन हम ट्रक वालों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सन्नाटों में गुजरता है। ये वो सन्नाटे होते हैं जो रात के अंधेरे में हाईवे पर पसर जाते हैं, जब मीलों तक सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की घरघराहट और सड़क काटते टायरों की आवाज ही हमारी हमसफर होती है। पिछले 22 साल से मैं इन सड़कों को नाप रहा हूं और इन 22 सालों के अनुभव ने मुझे एक बात तो अच्छी तरह सिखा दी है। हर सड़क सिर्फ तारकोल और पत्थर की नहीं होती। कुछ सड़कें अपने सीने में कहानियां और राज दफन किए हुए होती हैं। आप लोगों ने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जिन जगहों पर कोई भयानक हादसा होता है या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, वहां कुछ अजीब सी बेचैनी ठहर जाती है। लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं या जिसे अपनी मौत का एहसास तक नहीं हुआ, वो उसी जगह के आसपास भटकती रहती है। वो उस हादसे को भूल नहीं पाती और कभी-कभी उस जगह से गुजरने वाले निर्दोष लोगों को अपना गुस्सा या दर्द महसूस कराने की कोशिश करती है। हम ट्रक वाले तो इन बातों पर कुछ ज्यादा ही यकीन करते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से अक्सर ऐसी चीजें महसूस की हैं जिन पर शायद कोई शहरी इंसान यकीन भी न करे। किसी वीरान सड़क पर अचानक किसी का दिखकर गायब हो जाना, या रात के सन्नाटे में किसी के रोने या पुकारने की आवाज आना, ये सब हमारे लिए अनसुनी बातें नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है। यह मेरी जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे मैंने खुद भोगा है। एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला अनुभव जिसने मुझे सिखा दिया कि जब तक आप किसी चीज को खुद महसूस न कर लें, तब तक उसकी भयावहता का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कहानी मेरे उस सफर की है जिसने मुझे मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया था, और अगर उस रात मेरी किस्मत और थोड़ी समझदारी ने साथ न दिया होता, तो आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा न होता। ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। उस वक्त मुझे ट्रक चलाते हुए करीब 14-15 साल हो चुके थे। मेरे साथ एक नया लड़का काम सीख रहा था जिसका नाम विपुल था। विपुल आज के जमाने का लड़का था। उम्र यही कोई 20 से 21 साल की रही होगी। हर वक्त कानों में ईयरफोन ठूंसे गाने सुनता रहता या अपने स्मार्टफोन में लगा रहता। उसे दुनिया की हर चीज मजाक लगती थी। मेरे साथ काम करते हुए उसे साल भर ही हुआ था, लेकिन उसे लगता था कि वह ट्रक ड्राइविंग के बारे में सब कुछ जान गया है। वह थोड़ा मुंहफट और अति आत्मविश्वासी था। मैं उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता था कि यह लाइन सिर्फ हुनर की नहीं, बल्कि धीरज और समझदारी की भी है, पर मेरी बातें उसे पुराने जमाने की लगती थीं। उस साल मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। चारों तरफ बारिशों की वजह से बाढ़ और तबाही की खबरें आ रही थीं। उन्हीं दिनों हमें एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का माल मुंबई से असम के गुवाहाटी शहर के पास एक चाय के बागान में पहुंचाना था। बागान में एक नई फैक्ट्री लगी थी और उसके लिए बहुत ही कीमती और नाजुक मशीनें हमारे ट्रक में लदी हुई थीं। कंपनी ने हमें साफ हिदायत दी थी कि माल हर हाल में 15 दिनों के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि उसके बाद बिहू के त्योहार की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और फैक्ट्री का उद्घाटन होना था। माल की कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस ट्रिप का भाड़ा भी हमें काफी अच्छा मिल रहा था। घर से निकलने से पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था, इस बार जल्दी आ जाना, छोटू का जन्मदिन है। आप पिछले 2 साल से उसके जन्मदिन पर घर पर नहीं थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं ये ट्रिप जल्द से जल्द पूरी करके वक्त पर लौट आऊंगा। उसका और अपने बेटे का चेहरा याद करके मैं एक नई ऊर्जा के साथ उस लंबे सफर के लिए निकल पड़ा था। मुंबई से निकलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार पार करने तक का सफर तो ठीक ठाक ही गुजर गया। रास्ते में रुक रुक कर हम चल रहे थे। ज्यादातर ट्रक मैं ही चलाता था, लेकिन कभी कभार जब मुझे झपकी आती तो मैं विपुल को स्टीयरिंग थमा देता था। उसे ट्रक चलाना आता था, लेकिन लंबे और खतरनाक रास्तों का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। वह गाड़ी चलाते वक्त भी एक हाथ से मोबाइल चलाता रहता था। मैं उसे कई बार इस बात पर डांट चुका था, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। वह हंसकर कहता, उस्ताद, जमाना बदल गया है, अब सब मल्टीटास्किंग का खेल है। मैं उसकी इन बातों पर सिर हिलाकर चुप हो जाता था, यह सोचकर कि शायद मैं ही पुराना हो गया हूं।
असली मुसीबत शुरू हुई जब हम बिहार पार करके पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए। हमारा रास्ता सिलीगुड़ी से होकर असम की तरफ जाना था। जैसे ही हम सिलीगुड़ी के पास पहुंचे, हमें गाड़ियों की एक लंबी कतार मिली। आगे जाने पर पता चला कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तीस्ता नदी पर बना मुख्य पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और प्रशासन ने उसे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। लोगों का कहना था कि उसे ठीक होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। एक तरफ कंपनी का दबाव था और दूसरी तरफ घर पर किया हुआ वादा। हम वहां कई और ट्रक वालों के साथ एक ढाबे पर रुक गए। सभी परेशान थे। कुछ ड्राइवर तो कह रहे थे कि वे अब यहीं हफ्तों इंतजार करेंगे। तभी मैंने ढाबे के मालिक से पूछा, सेठ जी, क्या असम जाने का कोई और रास्ता नहीं है? ढाबे का मालिक एक अधेड़ उम्र का बंगाली आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने हमारी तरफ देखकर कहा, रास्ता तो है बाबू। एक पुराना स्टेट हाईवे है जो यहां से कटकर अलीपुरद्वार के जंगलों से होते हुए सीधे असम बॉर्डर पर निकलता है। मुख्य सड़क से लगभग 150 किलोमीटर छोटा पड़ेगा। ये सुनते ही विपुल की आंखें चमक उठी। वह तुरंत बोला, तो फिर हम उसी रास्ते से क्यों नहीं चले जाते? यहां रुककर टाइम खराब करने का क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर ढाबे वाला धीरे से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में मजाक नहीं बल्कि एक चेतावनी का भाव था। वह बोला, बाबू, उस रास्ते पर दिन के उजाले में भी कोई गाड़ी नहीं जाती। वो पूरा इलाका घना जंगल है और सड़क सालों से टूटी फूटी पड़ी है। कहते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, मनहूस है। शाम ढलने के बाद तो उस रास्ते पर जाने की कोई सोचता भी नहीं। मैंने उस आदमी की आंखों में देखा, वह सच बोल रहा था। मुझे उसकी बात सुनकर एक अनजाना सा डर महसूस हुआ। मैंने विपुल से कहा, नहीं, हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे, यहीं रुकते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन विपुल कहां मानने वाला था। उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और मैप पर वो रास्ता खोजने लगा। कुछ ही देर में वह चिल्लाया, अरे उस्ताद, ये देखो, मैप पर तो ये सड़क साफ साफ दिखा रही है। स्टेट हाईवे 8 है। थोड़ी खराब होगी पर हमें 150 किलोमीटर बचाएगी। हम लोग शाम होने से पहले ही जंगल पार कर लेंगे। आप भी कैसी पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। विपुल, मैप हर चीज नहीं बताता। हमें स्थानीय लोगों की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि रास्ता ठीक नहीं है तो जरूर कोई बात होगी। पर वह जिद पर अड़ गया। उस्ताद, अगर हम यहां रुके तो कम से कम 20 दिन खराब होंगे। ना माल पहुंचेगा, ना आप छोटू के जन्मदिन पर घर पहुंच पाओगे। मैं कहता हूं, चलिए, कुछ नहीं होगा। उसकी आखिरी बात मेरे दिल पर लग गई। बेटे के जन्मदिन का वादा मुझे बेचैन कर रहा था। मैं एक दुविधा में फंस गया। एक तरफ एक अनजाना खतरा था और दूसरी तरफ एक निश्चित देरी और टूटे हुए वादे का दर्द। वहां मौजूद कुछ और ड्राइवरों ने भी हमें उस रास्ते पर जाने से मना किया। एक बूढ़े सरदार जी ने तो यहां तक कहा, पुत्र, जान है तो जहान है, माल और वादे तो फिर पूरे हो जाएंगे। लेकिन विपुल की जिद और मेरी अपनी मजबूरी ने मिलकर मेरी समझदारी पर पर्दा डाल दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा शायद मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैंने विपुल से कहा, ठीक है, जैसा तू कहे, लेकिन सूरज ढलने से पहले हमें वो जंगली इलाका पार करना होगा। विपुल खुश हो गया। हम दोनों ट्रक में बैठे और उस ढाबे से मुख्य सड़क को छोड़कर एक संकरी पुरानी सड़क की तरफ अपने ट्रक को मोड़ दिया। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए थे और मौसम में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। जैसे ही हमारा ट्रक उस सड़क पर आया, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ों की घनी कतारें थीं, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक सुरंग सी बना रही थीं। दिन के उजाले में भी उस सड़क पर एक धुंधलका सा छाया हुआ था। सड़क पर तारकोल का नामो निशान नहीं था, सिर्फ गड्ढे और पत्थर थे। ट्रक धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। विपुल बड़े मजे से गाने सुन रहा था, लेकिन मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उस सड़क पर हमारे अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी। मीलों तक कोई गांव या इंसान का कोई निशान नहीं था।
सिर्फ जंगल की एक अजीब सी खामोशी थी जिसे हमारे ट्रक का इंजन चीर रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वह खामोशी और भी ज्यादा गहरी और डरावनी होती गई। पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स जला दी। उनकी पीली रोशनी में सड़क और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अब विपुल के चेहरे पर भी थोड़ी चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं। उसने अपने ईयरफोन कान से निकाल दिए थे। उस्ताद, अभी और कितना दूर है जंगल? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। पता नहीं, मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। बस दुआ कर कि यह जल्द ही खत्म हो जाए। लगभग 1 घंटा और गुजर गया। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। बारिश भी फिर से रिमझिम शुरू हो गई थी। ट्रक के वाइपर शीशे पर गिरती बूंदों को साफ कर रहे थे, लेकिन उनकी लयबद्ध आवाज भी उस सन्नाटे में एक डरावना संगीत पैदा कर रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, अपनी अपनी सोच में डूबे हुए। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में हमें सड़क के बीचों बीच कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक पर पैर मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। हम दोनों ने गौर से सामने देखा। सड़क के ठीक बीच में एक औरत खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह भीगती हुई। उसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से ढका हुआ था। उसने एक पुरानी मैली सी साड़ी पहन रखी थी। वह बस चुपचाप खड़ी थी, हमारी तरफ पीठ किए हुए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वीरान जंगली सड़क पर रात के इस पहर में यह औरत अकेली क्या कर रही है? ट्रक की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में बारिश की बूंदें किसी चमकते हुए कीड़े की तरह लग रही थी, और उन बूंदों के पार सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी वो औरत एक काले साए की तरह लग रही थी। हमारे ट्रक और उसके बीच मुश्किल से 50 मीटर का फासला रहा होगा। एक पल के लिए तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। इस सुनसान बदनाम जंगल में आधी रात को एक अकेली औरत। मेरा दिमाग किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस्ताद, ये कौन है? विपुल की आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसका वो आत्मविश्वास जो ढाबे पर बहस करते वक्त झलक रहा था, अब पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान उस औरत पर था। वो हिली भी नहीं, बस अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। मैंने ट्रक का हॉर्न जोर से बजाया, इस उम्मीद में कि शायद वो रास्ता छोड़ दे। हॉर्न की कर्कश आवाज पूरे जंगल में गूंज कर रह गई, लेकिन उस औरत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही खड़ी रही, हमारी तरफ पीठ के हुए। उस्ताद, ये हट क्यों नहीं रही? विपुल अब सच में डर गया था। चुप रह, मैंने धीरे से कहा और ट्रक को पहले गियर में डालकर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमे हुए थे कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा था। दिल में एक ख्याल यह भी आया कि ट्रक को तेजी से निकाल कर ले जाऊं, पर इंसानियत ने रोक लिया। अगर वो सच में कोई जरूरतमंद हुई तो, अगर कोई हादसा हो गया तो? जैसे जैसे हमारा ट्रक उसके करीब पहुंचता गया, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गईं। जब हम उससे बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे तो मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने ड्राइवर साइड का शीशा थोड़ा नीचे किया और आवाज लगाई, ए बहन जी, कौन हो आप? रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हो? मेरी आवाज सुनकर भी वो नहीं घूमी। कुछ पल की खामोशी के बाद एक बहुत ही धीमी और सपाट आवाज आई, मदद चाहिए। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, न डर, न घबराहट, न कोई दर्द। बस 3 शब्द जैसे किसी मशीन से निकले हों। इस आवाज ने मेरे अंदर के डर को और बढ़ा दिया। विपुल ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, उस्ताद, जरूर कोई मुसीबत में है, हमें मदद करनी चाहिए। मैंने उसे घूर कर देखा। उसकी नासमझी पर मुझे गुस्सा आ रहा था। चुपचाप बैठा रहा, मैंने कहा और फिर से उस औरत से पूछा, क्या मदद चाहिए और आप यहां अकेली क्या कर रही हो? इस बार वो धीरे धीरे हमारी तरफ घूमी। जैसे ही ट्रक की हेडलाइट्स का प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा, मेरा डर कुछ कम हुआ। वो कोई भयानक शक्ल वाली औरत नहीं थी। उम्र यही कोई 30-35 साल रही होगी। चेहरा साधारण था, लेकिन बारिश में भीगने और शायद किसी परेशानी की वजह से पीला पड़ा हुआ था।
उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें भावहीन थीं और सीधे हमारे ट्रक के केबिन की तरफ देख रही थीं। उसने अपने गीले बालों को चेहरे से हटाया। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह किसी बड़ी मुसीबत की मारी है। वो धीरे धीरे चलकर हमारे ट्रक के दरवाजे के पास आई और उसी सपाट आवाज में बोली, हमारी बस खराब हो गई थी, सब लोग चले गए, मैं पीछे रह गई। आगे 4-5 किलोमीटर पर जोराई गांव है, मुझे बस वहां तक छोड़ दो। उसकी कहानी सुनकर विपुल का दिल पिघल गया। वो तुरंत बोल पड़ा, अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आ जाइए, अंदर बैठ जाइए। मैंने तुरंत विपुल का पैर अपनी सीट के नीचे से दबाया और उसे चुप रहने का इशारा किया। मैंने उस औरत से कहा, देखो बहन जी, हम ट्रक वाले हैं, हम रास्ते में किसी अजनबी को नहीं बिठा सकते, कानून के खिलाफ है और यह रास्ता भी ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उसकी भावहीन आंखों ने एक पल के लिए मुझे घूरा। फिर वो बोली, इस जंगल में एक औरत को अकेले मरने के लिए छोड़ जाओगे? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या खुद को माफ कर पाओगे? उसका यह सवाल सीधा मेरे दिल पर लगा। मैं एक बाप था, एक पति था। मेरी इंसानियत मुझे कचोटने लगी। एक तरफ मेरा 22 साल का तजुर्बा और दिल का डर था जो कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। दूसरी तरफ एक औरत की मदद की गुहार थी। विपुल फिर से बोल पड़ा, उस्ताद प्लीज मना मत करो, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। अगर इनको कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बस 4-5 किलोमीटर की ही तो बात है। मैं एक भयानक कशमकश में फंस गया। उस औरत की आंखों में देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन विपुल की बातें और मेरी अपनी इंसानियत मुझ पर हावी हो रही थी। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद वो सच में एक बेचारी परेशान हाल औरत है। यही सोचकर मैंने अपने तजुर्बे को एक तरफ रखा और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। ठीक है, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, आ जाओ, बैठ जाओ। यह सुनते ही विपुल ने जल्दी से खलासी साइड का दरवाजा खोला। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप ट्रक के केबिन में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही केबिन में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जबकि बाहर बारिश के बावजूद उमस थी। इसके साथ ही एक अजीब सी गंध भी आई, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों को मिला दिया गया हो। मैंने सोचा शायद बारिश में भीगने की वजह से ऐसा लग रहा है। वो औरत हम दोनों के बीच में गियर बॉक्स के ऊपर बनी छोटी सी सीट पर सिकुड़ कर बैठ गई। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। विपुल जो हमेशा बक बक करता रहता था, अब चुप था। शायद उसे भी अब माहौल की गंभीरता का एहसास हो रहा था। मैंने उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तो जोराई गांव में आपका घर है? हाँ, उसने बस इतना ही जवाब दिया, बिना मेरी तरफ देखे। उसकी नजरें सामने शीशे के पार अंधेरे में टिकी हुई थीं। बस तो काफी पीछे खराब हुई होगी, मैंने फिर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी यह चुप्पी बहुत असहज करने वाली थी। मैंने साइड मिरर से उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ट्रक गड्ढों भरी सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। बारिश अब तेज हो गई थी और वाइपर की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। लगभग 10 मिनट तक हम ऐसे ही चलते रहे। वो तथाकथित जोराई गांव का कोई नामो निशान नहीं था। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था और डर फिर से मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने उसे बिठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी एक बड़े गड्ढे में ट्रक का पहिया पड़ने से एक जोर का झटका लगा। हम तीनों ही अपनी जगह पर उछल गए। उसी झटके में उस औरत की साड़ी, जो उसने अपने पैरों तक लपेट रखी थी, थोड़ी सी ऊपर घुटनों तक सरक गई। विपुल तो सामने देख रहा था, लेकिन मेरी नजर एक पल के लिए नीचे उसकी तरफ गई। मैं बस यह देखना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, मेरे हलक से एक चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा खून जम गया। मेरी सांसें जैसे एक पल के लिए रुक गईं और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। ट्रक थोड़ा सा लहराया, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैंने जो देखा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपनी आंखों को झपकाकर फिर से देखा। नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। उस औरत के पैर, उसके पैर इंसानों की तरह नहीं थे।
वे एड़ी की तरफ से आगे थे और पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरे दादाजी की सुनाई बचपन की कहानियां मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गईं। एक ऐसी पहचान जो कभी नहीं छुप सकती, एक ऐसी निशानी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की होती है, एक चुड़ैल। मेरे पूरे शरीर से पसीने की एक ठंडी लहर गुजर गई। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैंने एक मामूली औरत समझकर जिसे अपने ट्रक में पनाह दी थी, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत थी। और अब हम दोनों, भाई मैं और विपुल, इस चलती हुई लोहे की कब्र में उसके साथ कैद थे, एक ऐसे रास्ते पर जहां मदद के लिए मीलों तक कोई नहीं था। एक पल को लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। दुनिया की सारी आवाजें बंद हो गईं और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, पीछे की ओर मुड़े हुए वो भयानक पैर। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था, लेकिन माथे पर पसीने की गर्म बूंदें फूट पड़ी। हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में बेजान से हो गए थे। एक पल को तो लगा कि मैं ट्रक से अपना नियंत्रण खो दूंगा, लेकिन तभी मेरे जहन में मेरे घर का, मेरी पत्नी और मेरे बेटे छोटू का चेहरा कौंध गया। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर जैसे किसी ने बिजली भर दी। मैं मर नहीं सकता, मुझे जीना होगा, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस नासमझ लड़के विपुल के लिए भी। मैंने गहरी सांस लेकर किसी तरह खुद को संभाला। सबसे जरूरी काम यह था कि मैं बिल्कुल सामान्य दिखूं। अगर उस शैतानी चीज को या विपुल को जरा भी शक हो गया कि मैं सच्चाई जान चुका हूं, तो खेल उसी पल खत्म हो जाएगा। विपुल अगर घबरा गया तो वह कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा जो हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल देगी। और वो औरत या जो भी वो थी, अगर उसे पता चल गया तो वो शायद हमें एक पल की भी मोहलत नहीं देगी। मैंने अपनी आंखों को जबरदस्ती सड़क पर टिकाया और ट्रक को उसी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब केबिन का माहौल मेरे लिए बदल चुका था। वो ठंडक अब मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो सड़ी हुई गंध अब मुझे मौत की महक लग रही थी। और मेरे बगल में बैठी वो औरत अब एक असहाय शिकार नहीं बल्कि एक चालाक शिकारी लग रही थी, जो अपने शिकार को सही जगह पर ले जाने का इंतजार कर रही थी। मेरा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। यहां से कैसे निकले? क्या मैं ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर भाग जाऊं? नहीं, यह सड़क इतनी खराब है कि तेज रफ्तार का मतलब है एक निश्चित दुर्घटना। क्या मैं ट्रक को यहीं रोककर कूद जाऊं? नहीं, वो हमें भागने का मौका नहीं देगी और मैं विपुल को अकेले नहीं छोड़ सकता था। मुझे एक योजना बनानी थी, एक ऐसी योजना जो बिल्कुल स्वाभाविक लगे और जिस पर उसे शक ना हो। हमें किसी भी तरह इस चलते हुए ताबूत यानी इस ट्रक के केबिन से बाहर निकलना था। मैं चलते चलते ही अपने दिमाग में अलग अलग बहाने सोचने लगा। ट्रक खराब होने का बहाना? नहीं, वो शायद यकीन न करे, उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कोई और बहाना क्या हो सकता है? तभी मुझे वो तरकीब सूझी जो शायद हमारी जान बचा सकती थी। एक बहुत ही साधारण और प्राकृतिक बहाना। मैंने जानबूझकर थोड़ा असहज होकर अपनी सीट पर हिलना डुलना शुरू कर दिया। मैंने एक दो बार गहरी सांसें भी लीं, जैसे मैं कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूं। विपुल, जो अब तक चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रहा था, उसने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ उस्ताद, सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने अपना चेहरा थोड़ा परेशान सा बनाते हुए कहा, अरे यार विपुल, वो ढाबे पर जो चाय पी थी वो अब असर दिखा रही है। ऊपर से ये ठंडी, पेट में अजीब सी गड़बड़ हो रही है। मैंने ये बात इतने स्वाभाविक ढंग से कही कि विपुल को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह बोला, तो रोक लो उस्ताद, साइड में। यही तो मैं चाहता था कि वो कहे, लेकिन मुझे अभी नाटक जारी रखना था। मैंने उस औरत की तरफ देखे बिना कहा, नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद वो जोराई गांव आ ही जाए। मैं यह देखना चाहता था कि इस पर उस औरत की क्या प्रतिक्रिया होती है। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। उसकी चुप्पी अब मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती है कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने ट्रक को लगभग 5 मिनट और चलाया। इस दौरान मैंने अपना अभिनय जारी रखा।
मैं बार बार पेट पर हाथ रख रहा था और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। आखिरकार मैंने एक झटके से कहा, नहीं यार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ट्रक रोकना ही पड़ेगा, बहुत जोर से लगी है। इतना कहकर मैंने अपने पीछे चल रहे विपुल से कहा, विपुल जरा साइड में उतरकर देखना, कहीं कोई जानवर वानवर तो नहीं है। इस घने जंगल में अकेले उतरते हुए भी डर लगता है। यह मेरी योजना का दूसरा हिस्सा था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि विपुल भी मेरे साथ ट्रक से बाहर उतरे। मैं उसे एक पल के लिए भी उस शैतान के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता था। विपुल मेरी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मैं क्या करूंगा उतरकर? आप जाओ, मैं यहीं बैठा हूं। अरे चल ना, मैंने थोड़ा जोर देकर कहा। हिम्मत बनी रहती है, तू बस टॉर्च लेकर ट्रक के आसपास रोशनी दिखाना, मैं बस 2 मिनट में आया। मेरी जिद के आगे विपुल कुछ बोल नहीं पाया। उसने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी करके उसे सड़क के किनारे ले जाना शुरू किया, वो औरत पहली बार बोली। उसकी वही सपाट बिना भाव वाली आवाज मेरे कानों में पड़ी, यहां मत रोको। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने उसकी तरफ बिना देखे पूछा, क्यों, क्या हुआ? यह जगह ठीक नहीं है, उसने कहा। यहां गांव के लोग भी रात में नहीं रुकते, बस थोड़ी दूर और चलो, गांव आने ही वाला है। उसकी यह बात मेरे लिए खतरे की घंटी थी। अब यह पक्का हो गया था कि वो किसी भी हालत में हमें यहां रुकने नहीं देना चाहती। वो हमें उस जगह पर ले जाना चाहती है जहां से हम कभी वापस ना आ सकें। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपनी योजना पर कायम रहना था। मैंने अपनी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट और बहुत सारी मजबूरी मिलाकर कहा, बहन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर अब मेरे बस में नहीं है। पेट फटा जा रहा है। आप चिंता मत करो, हम बस 2 मिनट में गाड़ी में वापस आ जाएंगे। आप दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठना। यह कहकर मैंने उसकी किसी और बात का इंतजार किए बिना ट्रक को सड़क के किनारे की कच्ची जमीन पर रोक दिया। इंजन अभी भी चालू था ताकि उसे यह न लगे कि हम भागने की फिराक में हैं। मैंने हैंड ब्रेक खींचा और विपुल की तरफ मुड़कर कहा, चल भाई, जल्दी कर। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी वो ठंडी भावहीन आंखें मुझे ही घूर रही हैं। केबिन के अंदर का तापमान जैसे और भी कई डिग्री नीचे गिर गया था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा। मेरी हथेली पसीने से तर थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। दरवाजे के उस पार एक अनजान अंधेरा जंगल था और दरवाजे के अंदर एक जानी हुई शैतानी ताकत। हम एक चलती फिरती कब्र से निकलकर एक अनजान खतरे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल दबाया और उसे बाहर की तरफ धकेला, बारिश और हवा का एक ठंडा झोंका मेरे चेहरे से टकराया। उस एक पल में मुझे नहीं पता था कि हम बचेंगे या मारे जाएंगे। जैसे ही मेरे पैर ट्रक से निकलकर कच्ची कीचड़ भरी जमीन पर पड़े, मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने विपुल का हाथ कसकर पकड़ा, जो अभी भी थोड़ा हैरान और कंफ्यूज्ड था, और उसे लगभग खींचते हुए सड़क से दूर पेड़ों के घने अंधेरे में ले जाने लगा। उस्ताद, अरे कहां जा रहे हो? इधर तो और भी अंधेरा है, विपुल ने फुसफुसाते हुए कहा। वो मेरे साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। चुपचाप चलता रहा। मैंने बिना रुके, बिना उसकी तरफ देखे कहा। मेरी आवाज किसी अजनबी की तरह सख्त और गहरी हो गई थी। हम दोनों कांटेदार झाड़ियों और उलझी हुई बेलों को हटाते हुए जंगल में और अंदर धंसते जा रहे थे। बारिश की वजह से जमीन पर फिसलन थी और हर कदम पर हमारे जूते कीचड़ में ढंस रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उस ट्रक से, उस शैतान से ज्यादा दूर हो जाना है। विपुल अब सच में घबरा रहा था। उस्ताद, हो क्या गया है? आप बता क्यों नहीं रहे? वो औरत अकेली है ट्रक में। हम जंगल में लगभग 20-25 कदम अंदर आ चुके थे। अब ट्रक की रोशनी भी पेड़ों की वजह से छिप गई थी। यहां इतना अंधेरा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने उसे एक बड़े पेड़ के तने के पास रोका। मैंने उसके दोनों कंधे पकड़े और उसे झकझोरते हुए अपनी तरफ घुमाया। विपुल, मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बिना सवाल किए मान लेना।
अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है तो एक भी सवाल मत करना। मेरी आवाज और मेरे चेहरे के भाव देखकर उसका रहा सहा रंग भी उड़ गया। उसने डर से आंखें फैलाकर हाँ में सिर हिलाया। हम वापस उस ट्रक पर नहीं जा रहे, मैंने कहा, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, समझा? एक बार भी नहीं। पर क्यों उस्ताद? वह लगभग रोने वाली आवाज में बोला। पीछे क्या है? वो औरत। उसने अपना वाक्य पूरा किया भी नहीं था कि तभी पीछे ट्रक की दिशा से हमें एक आवाज आई। यह उसी औरत की आवाज थी, वही सपाट और भावहीन। कहां जा रहे हो? यह सवाल नहीं था, एक हुक्म था। ऐसा लगा जैसे हवा में झर घुल गया हो। विपुल का पूरा शरीर कांप गया। मैं समझ गया कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने उसका हाथ फिर से पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चल, बस चलता रह और पीछे मत देखना। हम फिर से उस अंधेरे जंगल में भागने लगे, लेकिन अब पीछे से आती आवाजें बदल गईं। वो सपाट आवाज अब एक बहुत ही मीठी और मोहक आवाज में बदल गई थी, जैसे कोई अप्सरा गा रही हो। विपुल, अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। उस आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक ऐसा सम्मोहन जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। मैं तो सच्चाई जानता था, इसलिए मुझ पर उसका असर नहीं हुआ, लेकिन मैं विपुल के लिए डर गया। विपुल, उसकी बात मत सुनना, वो झूठ बोल रही है, वो इंसान नहीं है। मैं लगभग चीख पड़ा। तभी हमें ट्रक के दरवाजे के जोर से खुलने की क्रैक सी आवाज सुनाई दी, और उसके बाद जो आवाज आई उसने हमारी रूह कंपा दी। वो किसी इंसान के कदमों की आवाज नहीं थी, वो किसी भारी भरकम चीज के जमीन पर घिसटने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर अपने टूटे हुए अंगों के साथ चल रहा हो। हर कदम के साथ सूखी टहनियों के टूटने की चरमराहट उस भयावह आवाज को और भी डरावना बना रही थी। उस्ताद, वो क्या है? विपुल ने हकलाते हुए पूछा। मैंने कहा था पीछे मत देखना, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शायद उस मीठी आवाज के जादू ने या उस भयानक घिसटने की आवाज के डर ने विपुल को मजबूर कर दिया था। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देख लिया, बस एक पल के लिए, लेकिन वो एक पल ही काफी था। उसके चलते हुए कदम अचानक वहीं जम गए। उसका हाथ जो मेरे हाथ में था वो बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें ऐसे फैल गईं जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे भयानक चीज देख ली हो। वह एक तक पीछे अंधेरे में देख रहा था जहां से वो आवाजें आ रही थीं। उस्ताद, उसकी आवाज एक दबी हुई चीख में बदल गई। उस्ताद, वो उसका चेहरा नहीं। मैं जानता था कि उसने क्या देख लिया है। उसने उस शैतान को उसके असली रूप में देख लिया था। मैं उसे किसी भी हाल में वहां रुकने नहीं दे सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आगे की तरफ खींचा। विपुल, चल, रुक मत। वह जैसे किसी समाधि में चला गया था। मैं उसे लगभग घसीट रहा था। अब पीछे से आती आवाजें और भी भयानक हो गईं। घिसटने की आवाज के साथ साथ अब एक जानवर जैसी गुर्राहट भी शामिल हो गई थी। एक ऐसी गहरी घिनौनी गुर्राहट जिसे सुनकर किसी भी बहादुर इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान हम पर हंस रहा हो, हमारे डर का मजा ले रहा हो। हम पागलों की तरह भाग रहे थे। झाड़ियां हमारे चेहरे और हाथों को छील रही थीं, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। हमारे फेफड़े जल रहे थे और पैर जवाब दे रहे थे। मुझे लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, वो हमें पकड़ ही लेगी। तभी पेड़ों के बीच से कुछ दूर पर मुझे एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दिया। एक बहुत ही हल्की पीली रोशनी, एक उम्मीद की किरण। वो शायद किसी गांव की या किसी मंदिर की रोशनी थी। उसे देखते ही मेरे अंदर जैसे बची खुची सारी हिम्मत लौट आई। विपुल, वो देख, रोशनी, हमें बस वहां तक पहुंचना है, मैंने हाँफते हुए कहा। उस रोशनी को देखकर शायद विपुल को भी थोड़ा होश आया। उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। अब हम दोनों अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे थे। पीछे से आती गुर्राहट और घिसटने की आवाज अब बहुत पास आ चुकी थी। मुझे अपनी गर्दन के पीछे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एक बर्फीली ठंडक, एक सड़ी हुई बदबू, जैसे वो बस अपना हाथ बढ़ाने ही वाली हो।
एक पल के लिए मुझे अपनी गर्दन पर एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे पीछे खींचने के लिए पकड़ा हो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हम भागते भागते जंगल की सीमा से बाहर निकल आए और सामने का नजारा देखकर हमारी जान में जान आई। वो रोशनी एक छोटे से पुराने से दिखने वाले काली मां के मंदिर से आ रही थी, जिसके गर्भगृह में एक अकेला दिया जल रहा था। हम दोनों दौड़ते हुए गए और मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़े। हम बुरी तरह हाँफ रहे थे और जैसे ही हमारे पैरों ने मंदिर की पहली सीढ़ी को छुआ, हमारे पीछे से आती वो सभी भयानक आवाजें, गुर्राहट, घिसटन, सब कुछ अचानक से बंद हो गई। ऐसे जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया हो। जंगल में अब सिर्फ बारिश और हवा का शोर था। एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। हम बच गए थे। हम उस शैतान के चंगुल से निकल आए थे। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और विपुल मेरे बगल में बेहोश पड़ा था। मंदिर की सीढ़ियों पर गिरते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी जान निकल गई हो। मैं पत्थर के ठंडे फर्श पर पीठ के बल लेट गया और जोर जोर से हाँफने लगा। बारिश की ठंडी बूंदें मेरे जलते हुए चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरे कानों में अभी भी उस शैतान की गुर्राहट और विपुल की दबी हुई चीखें गूंज रही थीं। जंगल अब शांत था, इतना शांत कि यह शांति ही अब डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद जब मेरी सांसें थोड़ी व्यवस्थित हुईं, तो मेरा ध्यान विपुल की तरफ गया। वह मेरे बगल में बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ अभी भी कांप रहे थे, जैसे वो नींद में भी कोई भयानक सपना देख रहा हो। विपुल, विपुल, उठ! मैंने उसे हिलाते हुए कहा। उसने कोई हरकत नहीं की। मैं घबरा गया। मैंने पास में सीढ़ियों पर जमा हो रहे बारिश के पानी से चुल्लू भरी और उसके चेहरे पर छींटे मारे। एक दो बार ऐसा करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पहचान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफ था। वो उस्ताद, उसका चेहरा, आंखें नहीं थी। वह टूटे फूटे शब्दों में बड़बड़ाने लगा और फिर से उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बेहोश तो नहीं था, लेकिन एक गहरे सदमे में था। उसने जो देख लिया था, उसे सह पाना उसके जैसे नौजवान लड़के के बस की बात नहीं थी। मैं असहाय महसूस कर रहा था। हम इस अनजान जगह पर थे। हमारा ट्रक और कीमती माल पीछे जंगल में लावारिस पड़ा था और मेरा साथी गहरे सदमे में था। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मंदिर के बगल में बनी एक छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा खुला और हाथ में एक लालटेन लिए एक बुजुर्ग बाहर निकले। उनके शरीर पर एक भगवा धोती थी, बाल और दाढ़ी सफेद थे और चेहरे पर एक शांत तेज था। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो इस मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने हमें इस हालत में देखा तो हैरान नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में एक समझ और दया का भाव था। वह धीरे धीरे चलकर हमारे पास आए। मां काली ने आज फिर किन्हीं बच्चों की जान बचाई है, उन्होंने एक शांत और गहरी आवाज में कहा। डरो मत पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। उनकी आवाज में ऐसा सुकून था कि मेरा आधा डर तो वहीं खत्म हो गया। मैं किसी तरह उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। बाबा जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है पुत्र, उन्होंने कहा। इस रास्ते पर जो भी अंधेरा होने के बाद आता है, उसका सामना उससे होता ही है। तुम खुशकिस्मत हो कि भागकर मां के दरबार तक पहुंच गए। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। पुजारी जी हमें सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले गए। वह बहुत ही छोटी और साधारण सी कुटिया थी, जिसमें एक तरफ मां काली की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी और दूसरी तरफ सोने के लिए एक चटाई बिछी थी। उन्होंने हमें पीने के लिए पानी दिया और विपुल के माथे पर कोई लेप लगाया, जिसकी ठंडी महक से उसे थोड़ा आराम मिला। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे हम सिलीगुड़ी में फंसे, कैसे इस रास्ते पर आए और कैसे उस औरत के रूप में छिपे शैतान से हमारा सामना हुआ। मेरी पूरी बात सुनकर पुजारी जी ने एक गहरी सांस ली। तुमने जो देखा पुत्र, वो इस जंगल की एक बदनसीब आत्मा है। लोग उसे जोराई की डायन कहते हैं, पर वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, मतलब आप उसे जानते हैं?
जानता नहीं हूं पुत्र, पर उसकी कहानी जानता हूं। पुजारी जी ने कहना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है। यह सड़क तब भी ऐसी ही वीरान थी, पर इस पर सरकारी बसें चलती थीं। ऐसी ही एक बस में एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ सफर कर रही थी। इसी जंगल में कुछ डाकुओं ने बस को लूटने के लिए रोका। लूटपाट के दौरान किसी बात पर डाकुओं का उस औरत से झगड़ा हो गया। गुस्से में एक डाकू ने उसके बच्चे को उससे छीनकर जंगल में फेंक दिया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी जी आगे बोले, अपने बच्चे के साथ ऐसा होते देख वो औरत पागल हो गई। वह डाकुओं से भिड़ गई और फिर उन दरिंदों ने उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसे भी मारकर यहीं जंगल में फेंक दिया। न तो कभी उसका बच्चा मिला और न ही उसकी लाश। उस दिन के बाद से ही उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। वो हर मुसाफिर में उन डाकुओं को खोजती है। पुजारी जी की आवाज में दर्द था। कहते हैं वो पहले मदद का नाटक करके परखती है। जो लोग उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं उन्हें देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जब उसे और उसके बच्चे को मदद की जरूरत थी तब कोई नहीं आया। वो उन लोगों को उसी दर्द और खौफ से गुजारना चाहती है जिससे वो खुद गुजरी थी। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। उसका वो सपाट व्यवहार, उसकी वो भावहीन आंखें, वो सब उसके टूटे हुए भरोसे और कभी ना खत्म होने वाले गुस्से का प्रतीक था। लेकिन बाबा जी, उसके पैर वो उल्टे थे। मैंने धीरे से कहा। हाँ पुत्र, पुजारी जी ने समझाया। जब एक आत्मा क्रोध और अन्याय की आग में जलती है तो उसकी प्रकृति उल्टी हो जाती है। वो इंसानियत के रास्ते से भटककर शैतानियत के रास्ते पर चली जाती है। उसके उल्टे पैर इसी बात का संकेत हैं कि उसकी रूह अब सीधी नहीं चल सकती। और मां काली का यह मंदिर, यह पवित्र भूमि है। कोई भी अपवित्र साया इसकी सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने जो अपनी गर्दन पर दबाव महसूस किया वो उसकी आखिरी कोशिश थी तुम्हें इस सीमा में आने से रोकने की। सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हम कितने बड़े खतरे से बचकर आए थे, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। पुजारी जी ने हमें रात के लिए अपनी कुटिया में ही रुकने को कहा। उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ फल दिए, लेकिन मेरे गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। विपुल अभी भी सदमे की हालत में था और बार बार नींद में कांप उठता था। मैं पूरी रात जागता रहा। बाहर बारिश होती रही और मेरे दिमाग में रात की घटनाएं किसी फिल्म की तरह चलती रही। मुझे बार बार अपने उस फैसले पर गुस्सा आ रहा था जिसके कारण मैंने विपुल की जान खतरे में डाल दी। सुबह होने वाली थी। बाहर अंधेरा थोड़ा छंटने लगा था। मेरे सामने अब एक नई और बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी। हमारा ट्रक, लाखों का माल, सब कुछ पीछे उसी भयानक जंगल में था, उस शैतान के इलाके में। अब हम यहां से आगे कैसे जाएंगे? क्या हम कभी उस ट्रक तक वापस जा भी पाएंगे? सुबह की पहली किरण जब पेड़ों को चीरकर मंदिर के प्रांगण में उतरी तो रात का खौफ थोड़ा कम हुआ। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल से आती ठंडी हवा में अभी भी एक अनजानी सी उदासी घुली हुई थी। पुजारी जी ने हमें सुबह की चाय दी और विपुल को देखा, जो अब जाग तो गया था पर एक कोने में चुपचाप गुमसुम सा बैठा था। उसकी आंखों से वो पुरानी चमक और शरारत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरे अनजाने डर ने ले ली थी। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल वही था। हमारा ट्रक, लाखों का माल, कंपनी की जिम्मेदारी, घर पर किया हुआ वादा, सब कुछ उस जंगल में फंसा हुआ था। मैंने हिम्मत करके पुजारी जी से पूछा, बाबा जी, क्या अब दिन के उजाले में उस रास्ते पर जाना सुरक्षित होगा? हमें अपना ट्रक वापस लाना है। पुजारी जी ने मेरी आंखों में देखा। पुत्र, दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और प्रकाश में बुरी शक्तियों का बल कम हो जाता है। वो आत्मा दिन में तुम्हें कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएगी, पर उसकी मौजूदगी का एहसास तुम्हें जरूर होगा। वो वहीं है अपने दर्द के साथ। जब तुम वहां जाओ तो मन में कोई द्वेष या भय मत रखना। बस सम्मान के साथ अपना काम करना और सीधे निकल आना, रुकना मत। उन्होंने मुझे मां काली की मूर्ति के पास से थोड़ी भभूत पवित्र राख एक कागज की पुड़िया में देते हुए कहा, इसे ले जाओ। ट्रक के पास पहुंचकर गाड़ी के चारों ओर एक घेरा बना देना और मां का नाम लेकर ही अंदर बैठना। वो तुम्हारी रक्षा करेंगी।
पुजारी जी का आशीर्वाद लेकर और उन्हें धन्यवाद कहकर हम दोनों उस अनचाहे सफर पर फिर से निकल पड़े। इस बार रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन हर कदम पर दिल में एक खौफ था। जंगल दिन के उजाले में भी उतना ही घना और रहस्यमयी लग रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी हमें घूरती हुई महसूस हो रही थी। हम उस जगह से भी गुजरे जहां विपुल ने पीछे मुड़कर देखा था, और उस जगह से भी जहां मुझे अपनी गर्दन पर वो बर्फीला दबाव महसूस हुआ था। हम दोनों चुप थे, पर हमारी खामोशी में हजारों अनकहे डर तैर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद हमें हमारा ट्रक दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे वैसे ही खड़ा था जैसे हम उसे छोड़ गए थे। उसका एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ था, जैसे कोई अंधेरा मुंह हमें वापस निकलने का इंतजार कर रहा हो। ट्रक के आसपास की हवा में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। मैंने पुजारी जी की बात याद की। मैंने पुड़िया से भभूत निकाली और कांपते हुए हाथों से ट्रक के चारों तरफ एक घेरा बनाया। फिर मैंने और विपुल ने आंखें बंद करके एक पल के लिए मां काली को याद किया। हिम्मत जुटाकर मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और विपुल अपनी जगह पर। केबिन के अंदर अभी भी सड़ी हुई मिट्टी और फूलों की वो गंध हल्की हल्की आ रही थी। मैंने चाबी घुमाई। मेरे दिल की धड़कनें रुकी हुई थीं। 1, 2, 3 सेल्फ के बाद ट्रक का इंजन एक घरघराहट के साथ चालू हो गया। वो आवाज उस वक्त मुझे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लगी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने ट्रक को गियर में डाला और उसे वापस सड़क पर ले आया। मैंने साइड मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, बस ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। कुछ ही देर में हम उस जगह पर पहुंचे जहां वो औरत हमें पहली बार मिली थी। वहां अब कुछ नहीं था, बस बारिश से धुली हुई एक खाली सड़क थी जो अपनी खामोशी में एक दर्दनाक कहानी छिपाए हुए थी। लगभग 1 घंटे की और ड्राइव के बाद हमें गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा और हम उस मनहूस जंगल से निकलकर वापस एक व्यस्त स्टेट हाईवे पर आ गए। दूसरी गाड़ियों, लोगों और दुकानों को देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे लोक से वापस अपनी दुनिया में आ गए हों। हमने वो ट्रिप पूरी की। हम समय पर गुवाहाटी पहुंचे और माल सही सलामत पहुंचा दिया। लेकिन इस सफर ने हम दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया था। विपुल अब वो पुराना, मुंह हफट और लापरवाह लड़का नहीं रहा था। वह ज्यादातर चुप रहता और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। उसने फिर कभी मुझसे बहस नहीं की, न ही कभी सड़क के नियमों का मजाक उड़ाया। उस एक रात ने उसे जिंदगी का वो सबक सिखा दिया था जो शायद मैं उसे 22 साल में भी नहीं सिखा पाता। मैं भी अपना वादा निभाकर छोटू के जन्मदिन पर घर पहुंच गया। मैंने उसे गले लगाया तो लगा जैसे मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। मैंने यह कहानी अपनी पत्नी के सिवा और किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि मैं जानता था कि कोई यकीन नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।